दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे जो एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड, उनको एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर है मेंसुरेशन। उससे रिलेटेड मैं 7 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और अभी भी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी कम से कम 2 से 3 वीडियो और बनेंगे। इसके अंदर आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है वृत्त के अंदर बनी आकृतियों की भुजाओं का वृत्त के व्यास से संबंध। क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे, इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो, चाहे वो ITI लेवल का हो, 10वीं लेवल का हो, मेट्रो का हो, रेलवे का हो, DRDO का हो, और कोई भी गवर्नमेंट की जो टेक्निकल जॉब से रिलेटेड होता है उसके अंदर ये क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में से सवाल आता ही आता है। इसलिए भी ये हमारा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए एक एक बिंदु को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि वो चीज़ें आपको क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं। वृत्त के अंदर अगर वर्गाकार आकृति बनती है तो उसके अंदर आपस में क्या रिलेशन होता है ये यहाँ पे समझाने का प्रयास हो रहा है कि D अगर हमारे वृत्त का व्यास है तो हमारा वर्ग का जो कर्ण हुआ यहाँ पे वो D के बराबर ही होगा। तो ये अगर हमारा एक वर्ग है जिसकी ये भुजा S है, त्रिज्या हमारी ये R हो जाएगी, तो यहाँ पर जो इसका वृत्त का जो D होगा वो हमारे वर्ग के कर्ण के बराबर होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है और यहाँ पर हमारा एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और यहाँ पर कर्ण जो है हमारा ये वृत्त का D होगा और आधार हमारा जो है ये भुजा होगी जो वर्ग की होगी। तो कर्ण का स्क्वायर S स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि हमारा अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। उस कंडीशन में ये हमारा R हो गया, ये भी R हो गया और ये हमारे S हो गया। तो R तो हमारे वृत्त की त्रिज्या हो गई और S हमारे वर्ग की भुजा हो गई। उस कंडीशन में S स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, S स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर हो जाएगा। और S का मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो स्क्वायर की जो घात होती है वो इधर आकर के रूट में हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर S को 2R स्क्वायर की पावर 1/2 लिखेंगे, जो कि पक्षांतर होने पर कोई भी जो घात होती है वो 1/2 होकर के जाती है और 1/2 का मान जो है वो रूट के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे S बराबर √2R स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें भी अगर इसको मैं थोड़ा सा √2R स्क्वायर को थोड़ा सा अगर खोल के आपको समझाने का प्रयास करूँ तो यहाँ पर √2 और R स्क्वायर जो होता है हमारा, यहाँ पर जो है हमारे इस रूट को अगर मैं घात की संख्या में इस तरह से अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे ये 2 के ऊपर तो पावर 1/2 ही रहेगी, लेकिन R की पावर जो हमारी 2 थी ये वाली, उसके नीचे जब ये घातें आपस में गुणा होंगी तो ये 1/2 इस तरह से गुणा हो जाएगी। उस कंडीशन में ये 2 से 2 कट जाएगी और हमारा R रह जाएगा, जो कि हम यहाँ पे R√2 के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि S स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर के अंदर जब S स्क्वायर पे से स्क्वायर हटाते हैं, 2 घात हटाते हैं, तो ये पक्षांतर होकर के इधर जाती है तो पावर हमारी 1/2 जाती है। उस कंडीशन में अगर कोई संख्या हमारी अंदर से स्क्वायर में है उसको हम 1/2 से किस तरह से काटेंगे, तो यहाँ पर 2 के ऊपर तो ये 1/2 पावर रहेगी, लेकिन R के ऊपर जो ऑलरेडी 2 की पावर थी उसके साथ जब 1/2 की पावर को गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगी और यहाँ पे केवल R की पावर 1 रह जाएगी, जो कि R कहलाएगा। तो ये जो R है वो रूट से हमारे बाहर आ जाएगा और 2 की पावर 1/2 को हम √2 लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये S बराबर R√2 होगा। अब अगर हमें R का मान निकालना है तो यहाँ पर S/√2 हो जाएगा, और अगर D अगर हमको निकालना है तो हम 2 × R कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि D बराबर होता है 2R, जो व्यास होता है वो दो त्रिज्या के योग के बराबर होता है या गुणा के बराबर होता है, और इसी तरह हम R को हम D/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे D बराबर 2R, 2 हमारा यहाँ रह जाएगा, R का मान S/√2 रखेंगे तो ये हमारा
इसके अंदर भी अगर आप समझना चाहें तो 2 इंटू एस रूट 2। अब यहाँ पे हम इसके अंदर हम 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये समझ लें आप। 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि अगर हम इसको घात के रूप में लें तो ये 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, और फिर रूट 2 को हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। उस कंडीशन में एक नियम होता है जो घातांक नियम कहलाता है कि अगर आपका आधार यहाँ पर 2, ये वाला जो 2 है वो आधार कहलाएगा और ये हमारी जो है घात कहलाएंगी। अगर किसी अगर किसी घात वाली संख्या के अंदर आधार बराबर हो तो ये 2 और 2 बराबर हो गए और ये आपस में गुणा हो रही हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। उस कंडीशन में हम इसको 2 1/2 प्लस 1/2 लिखेंगे और आधा हमारा हो जाता है 1। उस कंडीशन में हम 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इसको अगर हम इधर सॉल्व करें तो 2 को हमने लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू एस बटे रूट 2। ये वाली जो संख्या है उसको हमने इधर लिख दिया। इस 1 रूट 2 से 1 रूट 2 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर रूट 2 इंटू एस बचेगा। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होती है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो इसीलिए, और रूट 2 का मान अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है 1.414, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 1.414 इंटू एस, जो कि एस यहाँ पर वर्ग की भुजा है जैसा कि इस चित्र में है, और आर हमारी यहाँ पे त्रिज्या होगी, वो हमारे वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। इसके बाद अगर वृत्त के अंदर हमारा षटभुज आकृति बनी है तो क्या कंडीशन रहेगी। यहाँ पर भी डी जो है वृत्त का व्यास होगा तथा षटभुज के शीर्ष के बीच की दूरी भी डी ही होगी। तो यहाँ पर हमारा जो चित्र दे रखा है उसके अंदर ये षटभुज दे रखा है जिसकी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये एक वृत्त के अंदर बंद है जिसका कि व्यास हमारा डी दे रखा है, और यहाँ पर ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो आर कहलाएगी जो त्रिज्या के रूप में होगी, और यहाँ पर 2 जो फ्लैट्स हैं षटभुज के उनके जो बीच की दूरी है वो इस समकोण त्रिभुज की लंब के रूप में, और ये भुजा हमारी जो है कर्ण कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। तो यहाँ पे भी इस जिसके अंदर ये लाइन हो रही है इस त्रिभुज के अंदर, ये एक समकोण त्रिभुज होने के कारण इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ देखते हैं कि एस जो है हमारे षटभुज के 2 फ्लैट्स के बीच की दूरी है, आर वृत्त की त्रिज्या d/2 के बराबर होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण हमारा यहाँ पे जो है डी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो हमारी इस डी के बराबर है, क्योंकि इस सेंटर के इस बिंदु से इस बिंदु को मिल रही है और सेंटर से गुजर रही है, जो कि हमारे वृत्त के डायमीटर के बराबर होगा। आधार हमारा जो है d/2 है, ये जो हमारा आधार है वो हमारे d/2 के बराबर है, और ये हमारी हाइट जो है s के बराबर है। तो यहाँ पर s का मान निकालने के लिए जब हम इस संख्या को इधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये d² माइनस d/2 होगी। जो इसको जब खोलेंगे हम तो यहाँ पे आप देख लें, मैं इसको दोबारा से खोल के बता रहा हूँ, d² माइनस d² बटे 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एलसीएम आएगा, तो 4 का जब इनका 4 एलसीएम आ गया तो 4 में जब 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को d² से गुणा करेंगे तो d² आएगा। अब 4 में जब 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को d² से गुणा करेंगे तो d² आएगा। अब 4 d² में से जब 1 d² घटेगा तो ये 3 d² बटे 4 आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। और चूंकि यहाँ पर s² बराबर 3/4 d² के बराबर है, तो d² का अगर मान निकालना है तो यहाँ पे आप देखें कि s² है हमारा 3/4 d² का अगर मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3/4 है इसमें से 4 संख्या हमारी s² के साथ गुणा होगी, क्योंकि यहाँ पे ये भाग है तो इधर पक्षांतर में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिस संख्या का मान निकाला जा रहा है उसके साथ जो संख्या है वो किस तरह से है। d² का मान निकालना है तो 3 यहाँ पे गुणा हो रही है, तो जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग होगी, और 4 जो यहाँ पे d के साथ भाग हो रही तो पक्षांतर होकर के ये गुणा हो जाएगी इस संख्या के साथ, यानी कि 4 हमारा ऊपर आ जाएगा और 3 हमारा नीचे आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे d² बराबर 4/3 s² का मान आ रहा है। तो यहाँ d बराबर, जब हम d बराबर देखेंगे तो ये मैंने पिछले उदाहरण में भी, पिछले सूत्र में भी समझाया कि जब ये आधार घात हमारी 2 होती है तो इधर पक्षांतर होकर के रूट में आ जाती है, और इसमें से भी 4 और s हमारा बाहर आ जाएगा, 2s/√3, और 2/√3 के अंदर जब 2 में जब √3 का भाग देंगे तो ये 1.155 आएगा और s यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए d का हमारा मान जो 1.55 s के बराबर हो जाएगा।
इसके बाद लेते हैं हम अगला कि अगर वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, उस कंडीशन में क्या कंडीशन रहेगी कि हम एक डायमीटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे जो कि समबाहु त्रिभुज की भुजा से किस तरह से रिलेट करेगी या किस तरह से उसके गुणा में आएगी या भाग में आएगी। तो यहाँ देखते हैं ए जो है हमारे समबाहु त्रिभुज की भुजा है, जैसे कि चित्र में दे रखा है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक डी के बराबर है और यहाँ पे हमने एक अगर समकोण त्रिभुज बनाए तो हमारा ये dy2 के बराबर होगा और ये हमारी भुजा ए हो जाएगी। उस कंडीशन में ये हमारा डी जो है कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो जिस त्रिभुज के अंदर ये लाइन खींच रखी है उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर्ण हमारा डी के बराबर है, आधार हमारा dy2 के बराबर है और लंब हमारा ए के बराबर है। इसलिए डी स्क्वायर बराबर dy2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ए की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो डी है इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको जब खोलेंगे तो जैसे पिछली बार समझाया, पिछले उसमें समझाया था, उसी तरह ये 3/4 डी स्क्वायर आएगा। अब अगर डी का मान निकालना है तो हम 4 को ए से स्क्वायर से गुणा करेंगे और 3 हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आ गया। उसके बाद डी का मान निकालने के ये रूट हो जाएगा क्योंकि जो हमारी 2 घात है वो इधर रूट के रूप में आएगी। इस वजह से यहाँ पे 4 और ए स्क्वायर जो है रूट से बाहर आ सकते हैं क्योंकि 4 का जो वर्ग होता है वो 2 का वर्ग 4 होता है। तो 2 ए जो है हमारा बाहर आ जाएगा, √3 आएगा नीचे। 2 में जब √3 का भाग देंगे तो 1.55 इंटू ए के बराबर होगा, जो कि हमने षटभुज वाले चित्र में भी देखा था। अब इसके अंदर कुछ उदाहरण लेते हैं कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक वर्ग बना हुआ है जिसके अंदर ये वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है जिसकी भुजा एस दे रखी है और ए भी हमारा जो है डायमीटर के बराबर है, जो हमारे इस त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो उसके कर्ण के बराबर होगा। तो यहाँ पर एस का मान 42 दे रखा है, डी का मान हमको निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज हमारा ए बी और सी अगर इसको लेते हैं तो ये समकोण त्रिभुज होगा। इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये ए भी हमारा कर्ण होगा, इसको हम आधार मान लेंगे, इसको हम लंब मान लेंगे। तो आधार भी हमारा एस है और लंब भी हमारा एस है। तो एस का स्क्वायर और एस का स्क्वायर ये एस बराबर 42 रखेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 42 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर होता है 1764, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 3528 आएगा। और कर्ण का मान निकालने के लिए जब इस 2 वाली घात को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये रूट के रूप में जाएगी। तो 3528 का जब रूट निकालेंगे तो ये 59.39 मिलीमीटर आएगा, जो कि यहाँ पे कर्ण का मान होगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर एक अंदर वृत्त बना हुआ है और एक बाहर वृत्त बना हुआ है और इस जो वर्ग की भुजा है जो ए के बराबर है। तो यहाँ पर हमें डी जो है 78 मिलीमीटर दे रखा है और वर्ग की भुजा हमको निकालनी है और बेकार वेस्टेज हमको भी इसमें निकालना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा और वृत्त का जो व्यास होगा जो कर्ण के बराबर होगा उसको हम यहाँ पे 78 मानेंगे क्योंकि यहाँ दे रखा है। और वर्ग की जो भुजा है वो ए होगी, तो ए दोनों तरफ ए है तो इस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए 78 के स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो ये 60 84 में 2 का भाग दिया तो 30 42 है। तो ए का मान जो है यहाँ पे 2 रूट के रूप में चला जाएगा तो ये 55.15 आएगा क्योंकि 30 जो 42 है उसका रूट निकालने पर ये 55.15 mm आएगा। इसके बाद जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जो हमारा π/4 डी स्क्वायर के बराबर होता है। डी हमारे पास 78 दे रखा है तो 3.14 में जब 4 का भाग देंगे तो 0.785 आता है, उसको 78 से स्क्वायर करेंगे तो 0.785 इंटू 60 84 क्योंकि 78 का स्क्वायर 60 84 है तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 4775.99 मिलीमीटर आता है, वर्ग मिलीमीटर आता है। इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3042 जो कि हमने ऊपर से लिया है। और प्रतिशत वेस्टेज निकालनी है हमें, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो और नीचे हम वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमें मूल एरिया रखना पड़ता है नीचे। तो मूल हमारा वृत्त है यहाँ पे, तो इसमें हम 4775.99 में से 30 42 करके माइनस करके और 4775.99 का भाग देकर 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 36.30% उत्तर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है वो 36.3% के बराबर होगा। इसके बाद छोटे छोटे सवाल हैं जिसके अंदर डायरेक्ट सूत्र करके आप मान निकाल सकते हैं। एक
यहाँ पर एक षटभुज दे रखा है जो वृत्त के अंदर बंद है। वृत्त का जो डायमीटर डी है और जो हमारे षटभुज है उसकी जो दो फ्लैट्स के बीच की दूरी है उसको डब्लू माना गया है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 66 मिलीमीटर दे रखी है। डी का मान निकलवाया जा रहा है। तो षटभुज का जो हेक्सागोनल में डी बराबर होता है 1.155 इंटू डब्लू बराबर 66 रखेंगे तो ये 76.33 mm आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगला जो सवाल है वो हमारे समबाहु त्रिभुज और वृत्त के बीच में, जहाँ पर वृत्त का डायमीटर डी है और जो हमारा समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा ए दे रखी है। तो ए बराबर 16 देने पर डी का मान निकालेंगे तो डी का सूत्र होता है 1.155 इंटू ए का मान डायरेक्ट रखेंगे तो यह आ जाएगा 18.48 मिलीमीटर उत्तर। इसके बाद जो अगला जो सवाल है उसके अंदर है तो समबाहु त्रिभुज के ऊपर, लेकिन ये इसके अंदर डी का मान दे रखा है और ए का मान निकलवाया जा रहा है। तो डी बराबर हमारा चूंकि होता है, चूंकि ए बराबर है यहाँ पे 1.155, डी बराबर होता है 1.155 इंटू ए का मान निकालने के लिए डी के अंदर 1.55 का भाग दे देंगे तो डी बराबर 52 है और 1.155 का भाग देंगे तो ये 45.02 mm आ जाएगा। इसके बाद जो अगला सवाल है इसके अंदर भी ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर बाहर का एक वृत्त है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है और चूंकि ये तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए यहाँ पे ये दो लाइन से इसको दिखा रखा है और अंदर का जो वृत्त जो टच हो रहा है भुजाओं से वो स्मॉल डी है और बाहर का जो वृत्त है वो कैपिटल डी के बराबर है। और यहाँ पर अगर हम पी एन ओ जो है एक समकोण त्रिभुज लें तो ये हमारी दूरी जो है a/2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा हो जाएगी और ये हमारी भुजा ऑलरेडी ए है तो हम इससे हाइट निकालेंगे जो हमारे आगे काम में आएगी। तो यहाँ देखते हैं हम कि समबाहु त्रिभुज के लिए बाहरी वृत्त का जो व्यास है वो डी जो है 1.155 इंटू ए के बराबर होता है। तो ए बराबर 40 रखेंगे तो ये 46.2 मिलीमीटर आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा NO है, लंब हमारा NP है और कर्ण हमारा OP है। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर कर्ण जो है ए के बराबर है, ए का स्क्वायर, आधार हमारा a/2 है और लंब हमारा h है। अब h का मान निकालने के लिए h को बाहर करेंगे तो ये संख्या इधर जाएगी माइनस हो जाएगी। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपस में तो ये आएगी 3/3a²/4 जैसे कि हमने पहले सूत्रों में देखा। अब h का मान निकालने के लिए इस स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। उस कंडीशन में ये a और 2 तो बाहर आ जाएंगे तो ये a/2√3 आ जाएगा। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज के 3 भुजाओं पर लंब डालने पर वह तीनों लंब त्रिभुज के अंदर एक बिंदु पर मिलते हैं जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से 2/3 लंब पर होता है। ये इसके अंदर शर्त के रूप में होती है। अतः केंद्र बिंदु की जो दूरी है हमारी वो a/2 इंटू √3 इंटू 2/3 होगी। तो 40/2 गुणा √3 इंटू 2/3 को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 23.09 आएगा, जो यहाँ पर दूरी मांगी गई है। इसके बाद अगला जो सवाल है वो फिर से एक वर्ग पे ही आधारित है। वृत्त के अंदर वर्ग बन रहा है और उसके अंदर फिर एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग की जो भुजा है वो 42 मिलीमीटर है और यहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल डी की का मान निकलवाया गया है। तो वर्ग के बाहर वाले वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर, क्योंकि यहाँ अगर हम ये लाइन खींचते हैं इस तरह से तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक dv कहलाएगा और ये वर्ग के विकर्ण के बराबर, क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण हो गया और यही हमारा बाहर के वृत्त का डायमीटर भी हो जाएगा। तो वर्ग के बाहर वाले वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर तथा वर्ग के अंदर वाले बने वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो अंदर जो वृत्त होगा वो हमारे इसका अगर डायमीटर लें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, जो कि हमारी इस भुजा के बराबर होगा, जो कि वर्ग की भुजा है। तो दोबारा समझ सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए मैं 1 और यहाँ मैं ये 2 लिख दूँ तो ये 1 और 2 बिंदु के बीच में ये दूरी है वो हमारे इस 1 और 2 बिंदु के बीच के बराबर है। तो ये हमारी वर्ग की भुजा है। अतः बाहर के वृत्त की जो व्यास होगा वो वर्ग का विकर्ण के बराबर होगा। तो वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र होता है रूट भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2√2a²। ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा a√2, a का मान हमारे पास 42, √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान होता है 1.414। तो 42 को जब इससे गुणा करेंगे तो 59.388 उत्तर आ जाएगा। अतः वर्ग के अंदर का वृत्त का व्यास जो है वो 42 दे रखा है। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है षटभुज के ऊपर।
कि षटभुज की भुजा हमारी ए दे रखी है 18 मिलीमीटर, और डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, यानी कि एक बाहर का डाया और एक अंदर की डाया की वैल्यू निकलवाई जा रही है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है एक वो समबाहु त्रिभुज बनता है। षटभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो उसकी भुजा अगर ए मान लेते हैं तो हमारी ए 18 दे रखी है, और ये हमारी बाहर का जो वृत्त है उसकी त्रिज्या के बराबर हो, क्योंकि सेंटर से यहाँ की जो दूरी ए है वो हमारे बाहर के वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी। तो इसका अगर दोगुना कर देंगे तो बाहर के वृत्त का व्यास निकल के आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ समकोण त्रिभुज ओबीसी में, समकोण त्रिभुज ओबीसी, तो यहाँ हम देखते हैं ये हमारा ओ बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर भुजा ए, ये दूरी हमारी a/2 हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओबीसी में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख रखा है कर्ण बराबर ओसी बराबर ए बराबर 18 mm, आधार बीसी बराबर a/2 बराबर 9 mm, और ओ भी हमारा h होगा। तो यहाँ h का स्क्वायर निकालने के लिए हम h को जब इधर निकालेंगे तो 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 18 स्क्वायर में से 9 स्क्वायर घटाएंगे तो 324 में से 81 घटाने पर 243 आ जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर 243, h का मान जब रूट निकालेंगे तो रूट 243 होगा, जो कि 15.58 के बराबर होगा। अब d का मान निकालना है तो उसको हम h से 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोबारा समझ लेते हैं कि ये जो हमारी दूरी है वो हमारा h है, और इसका जब दोगुना कर देंगे तो अंदर जो गोला है उसका व्यास निकल के आएगा। तो यहाँ पर जब h को दोगुना कर देंगे हम तो h का मान हमारा 15.18, इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 31.16 मिलीमीटर आएगा, और षटभुज के बाहर बने वृत्त का जो वैल्यू होगी वो हमारे ये समबाहु त्रिभुज जो ए है उसके दोगुने के बराबर होगा, क्योंकि जब इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये भी हमारा ए के बराबर हो जाएगा। तो ये भी ए और ये भी ए, तो 2a के बराबर हो जाएगा, जो बाहर के वृत्त का डाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 से जब 18 गुणा करेंगे तो 36 mm हमारा आ जाएगा, जो षटभुज के बाहर के बने वृत्त का व्यास होगा। अब एक सवाल जो आ रहा है वो आयतन संबंधित है, क्षेत्रफल, आयतन, भार, लंबाई, चौड़ाई से संबंधित है। एक माइल्ड स्टील की छड़ जो है 200 मिलीमीटर व्यास तथा 300 मिलीमीटर लंबी को 50 × 30 मिलीमीटर के आयताकार क्रॉस सेक्शन के तार में फोर्स किया जाता है। फोर्ज आयताकार तार की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर जो हमारी छड़ है जो जिसकी व्यास 200 mm है और लंबाई जिसकी 300 mm है, उसको हम 50/30 mm के आयताकार क्रॉस सेक्शन के सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चित्र दे रखे हैं। तो इन दोनों की जो वॉल्यूम होंगे, आयतन होंगे, वो बराबर होंगे, और यहाँ पर हम आयतन के अंदर हमारी लंबाई नहीं दे रखी है तो हम लंबाई का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखा कि प्रश्न में दिया गया है कि माइल्ड स्टील की छड़ का जो व्यास है वो d 200 mm है, छड़ की जो लंबाई वो 300 mm है, आयताकार क्रॉस सेक्शन का तार का जो क्षेत्रफल है वो 50/30 है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई 30 वर्ग मिलीमीटर है। सॉरी, लंबाई इंटू ऊंचाई 50/30 है, लंबाई हमको नहीं दे रखी है। इसलिए माइल्ड स्टील की छड़ का जो आयतन है वो होता है π/4 d² इंटू एल। तो यहाँ पर d बराबर 200 रखेंगे, एल बराबर 300 रखेंगे, और इसको यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के आयतन बराबर हैं, इसलिए हम दोनों के आयतन की जो वैल्यू आएगी वो बराबर रख देंगे। फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। अब यहाँ पे आयताकार क्रॉस सेक्शन तार के आयतन के लिए सूत्र होता है क्षेत्र इंटू लंबाई। तो क्षेत्रफल दे रखा है 50 × 30। इस क्षेत्रफल को हम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई हमारा आयतन हो गया 50/30 इंटू लंबाई। अब प्रश्न के अनुसार आयताकार क्रॉस सेक्शन के तार का जो आयतन है वो माइल्ड स्टील की छड़ के आयतन के बराबर होगा। उस कंडीशन में 50 × 30 इंटू लंबाई बराबर होगा 3.14/4 गुणा 200 का स्क्वायर गुणा 300, जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा। अब यहाँ पे हमको लंबाई का मान निकालना है। तो 50/30 जो इसके साथ गुणा हो रही है वो पक्षांतर होने पर भाग में चली जाती है। तो वो हम यहाँ 200 स्क्वायर इंटू 300 के नीचे लेके चले जाएंगे। 200 के स्क्वायर को हम 200 × 200 कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से करने से क्या होगा कि आपकी जो अधिकतर संख्या आपस में कट जाएंगी और जो संख्या हमारी बच जाएगी वो लगभग हमारा उत्तर के बराबर हो जाएगी। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 30 जो है हम यहाँ पे 10 बार कट रहा है, 50 से ये 4 बार कट रहा है,
और 4 से ये 4 बार कट रहा है। तो कितना अच्छा हो गया, केवल हमारे पास संख्या बची 3.14 इंटू 200 इंटू 10। तो 200 को जो 10 से गुणा करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा, और 3.14 से जब 2000 को गुणा करेंगे तो ये 6280 मिलीमीटर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते तो फिर हमको यहाँ पे फिर से एक और बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, उससे हम बच गए क्योंकि हमने उसका ध्यान रखा। तो यहाँ पर तार की जो लंबाई है वो 6280 मिलीमीटर होगी। इसके अंदर फिर हम अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम 10 का भाग देते हैं, तब ये सेंटीमीटर बदलती है। फिर अगर हमको मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देते हैं। इसलिए हम जानते हैं यहाँ पे कि 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6280 मिलीमीटर में जब 10 और 100 को गुणा करके भाग देते हैं तब हमारा 6.280 मीटर उत्तर आ जाता है। इसके बाद अगला जो सवाल है वो एक आयतन और पानी से भरे रिलेटेड है। तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। घन के आकार के टैंक की भुजा की नाप 2 मीटर है तथा नल 200 सीसी प्रति मिनट की दर से जल टैंक में भर रहा है। टैंक को भरने में अपेक्षित समय की परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर पानी का जो टैंक है वो उसके अंदर नाप जो है 2 मीटर है, और नल जो उसके अंदर पानी डाल रहा है वो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 200 क्यूबिक सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर पानी उसमें डाल देता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि घन का जो भुजा है, जो टैंक है उसकी भुजा हमारी दो मीटर दे रखी है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर घनाकार टैंक का जो आयतन होगा वो होता है भुजा की पावर 3, यानी कि भुजा को 3 बार गुणा करते हैं। तो घनाकार टैंक का जो आयतन हो जाएगा वो 200 की पावर 3 बराबर 200 गुणा 200 बराबर हो जाएगा ये 80 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख घन सेंटीमीटर। अब चूंकि नल जो है 200 घन सीसी सेंटीमीटर जल प्रदान करता है 1 मिनट में, इसलिए नल 1 घन सेंटीमीटर जल प्रदान करेगा 1/200 मिनट में। क्योंकि हमें समय निकालना है इसलिए समय के अंदर इसको निकालेंगे। इसलिए नल 80,000 घन सेंटीमीटर जल प्रदान करेगा, क्योंकि हमको उस टैंक को भरना है। तो हमारी जो टैंक की कैपेसिटी है 80,000 घन में 80 लाख घन सेंटीमीटर, उसको हमको भरने में जितना समय का वो लगेगा वो निकालेंगे। इसलिए नल 80 लाख घन सेंटीमीटर जल प्रदान करेगा 1/200 गुणा 80 लाख बराबर 40,000 मिनट में। अब इस 40,000 मिनट में जब 60 का भाग देंगे तो ये 666.66 घंटे आएंगे। यहाँ पर 666 तो पूरे घंटे हैं, लेकिन 0.66 जो है ये घंटे में होने के बावजूद अगर इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 0.66 को अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 40 मिनट के बराबर होगा। यहाँ पे भी बच्चों को कुछ गलतफहमी हो जाती है, या समझ में नहीं होता या बताया नहीं होता। तो पॉइंट से पहले की जो संख्या है वो तो पूर्ण घंटे के बराबर है, लेकिन पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो हमारे घंटे से मिनट में बदलने पड़ेंगे। और क्योंकि ये 0.66 है, इसको 100 से गुणा ना करके यहाँ पे 60 से गुणा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे घंटे से और मिनट से वैल्यू हमें घंटे और मिनट में वैल्यू निकालनी है। इसलिए घंटे को जब मिनट में बदलेंगे तो 0.66 को हम 60 से गुणा करेंगे, इसलिए जब गुणा करेंगे तब ये मिनट में आएगा। तो यहाँ पे 0.66 को जब 60 से गुणा किया तो ये 40 मिनट के बराबर होगा। अतः 2 मीटर भुजा वाले घन नल द्वारा 200 सीसी जल प्रति मिनट की दर से भरने पर 666 घंटे और 40 मिनट में पूरा भरेगा। आज का लास्ट सवाल ले रहा हूँ, ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम में आ चुका है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इसमें लास्ट सवाल ले रहा हूँ। 20 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले के आयतन का परिकलन कीजिए। प्रश्न में दिया गया है अर्धगोले का व्यास d जो है 20 होगा, अर्धगोले की त्रिज्या r जो है 20 बाई, क्योंकि हम जानते हैं कि r बराबर होता है d/2, इसलिए हम 20 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि r के बराबर होगी। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 1/2 इंटू 4/3 पाई r क्यू के बराबर होता है। और यहाँ 4/3 पाई r क्यू है वो पूर्ण गोले का आयतन होता है, इसमें आधा करेंगे तो 2 का भाग दे देंगे। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ r बराबर 10 रखेंगे तो 10 की पावर 3 बराबर 1000 हो जाएगा। इन सबको जब काट पीट करेंगे तो ये 2093.33 घन सेंटीमीटर आएगा, या इसको हम सेंटीमीटर की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अतः अर्धगोले का जो आयतन वो 2093.33 घन सेंटीमीटर होगा। तो ये वीडियो यहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है,
तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, मेरी किताब जो मेरे हाथों से लिखी गई है किताब, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जिससे कि बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो एक एक स्टेप को समझता चला जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई कमी रह रही है तो मैं इसको वीडियो बनाते समय इसको पूरा कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो उसको, मेरे चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपको भी अच्छी नॉलेज मिले, सही नॉलेज मिले और बहुत बारीक नॉलेज मिले, जिससे कि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी में भी जाएं तो ये फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाए। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।